एक सूचना आपके बीच में रखनी है। हमारे समाज के गौरव मुंशी हरि प्रसाद टमटा जी की जयंती का कार्यक्रम स्थानीय बुद्ध पार्क में 11 बजे से प्रारंभ होगा। आप सबकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। हमारे गौरव मुंशी प्रसाद हरि प्रसाद टमटा जी की जयंती का कार्यक्रम। हमारे बीच में हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि बहुत ही सौम्य प्रवृत्ति के धनी, जिनके रग रग में समाज सेवा की भावना भरी पड़ी है। आप हमेशा हमारे समाज की मदद करते रहते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं उप सचिव गृह विभाग उत्तराखंड सचिवालय देहरादून माननीय चंद्र बहादुर जी। लक्ष्मी टमटा और तमाम उन मनीषियों को जिन्होंने बहुजन समाज में जागरूकता और समानता के लिए संघर्ष किया, नमन करते हुए आप सब लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय और साथ में और तमाम तरह की जो एक बोरियत भी फील करता है, जब एक तरफ से संवाद होता है तो बड़ी बोरियत होती है। इसलिए मैं अपनी बात ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। और लेकिन 2-3 चीज़ें मैंने बड़ी अच्छी नोटिस की यहाँ। एक तो देहरादून में भी जब हम कार्यक्रम लगाते हैं तो महिलाओं का जो प्रतिभाग का प्रतिशत है बड़ा कम रहता है, लेकिन आज इस सभागार में मैं देख रहा हूँ कि हमारी मातृशक्ति पर्याप्त संख्या में है। और ये संकेत है कि अब गुलामी के दिन बहुत दिनों तक नहीं रहेंगे। हम आज़ादी और बराबरी का जो सपना हमारे महापुरुषों ने देखा है उसे बहुत जल्दी, जैसे शंभू भाई ने कहा, 10 वर्षों में, शायद हम 10 वर्षों में पा सकते हैं। और मुझे इसके सिवा और कुछ नहीं कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझ जैसे नाचीज़ को आपने याद किया, इतना सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। पिछले 2.5 महीने से अथक मेहनत कर रहे और इस कार्यक्रम की सफल जिज्ञासा के लिए जिन्होंने अपने तन मन धन से हमारा सहयोग किया है, सम्मान के प्रतीक, बहुत ही मृदुभाषी सरल स्वभाव के धनी, बामसेब के जिलाध्यक्ष और एसोसिएट प्रोफेसर वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित मोहन बेरी जी को मैं आमंत्रित करता हूं। आइए अपने उद्बोधन से हम सबको संबोधित करें। जय जोहार, जय भारत। मूल निवासी समाज, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को मैं नमन करता हूं और बहुत ही कम शब्दों में तुरंत अपने आज के मेन मुद्दे पे आता हूं। मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले मैं आपका दर्द समझना चाहता हूं। देखिए, ये रील का ज़माना है जहां हमारा अटेंशन स्पैन बहुत ही कम हो गया है। मतलब 30 सेकंड से ज़्यादा रील हो जाए तो हमें लगता है कि यार ये बोरिंग हो गया, चलो दूसरा देख लेते हैं। जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी दिल्ली में कर रहा था तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट का लेक्चर 5 से 6 घंटे का होता था। उसमें से 1 घंटे में पूरा समझता था, अगले 1 घंटे में थोड़ा थोड़ा, और बचे हुए 3 घंटे में सोते रहता था। तो आप लोग अगर अभी जगे हुए हैं, यही हमारे मूल निवासी समाज की सबसे बड़ी जीत है। देखिए, आप इतने बुरे मौसम में घर से निकल के आए हैं, यहाँ सुबह से अभी तक बैठे हुए हैं, यही बताता है कि आपको हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही ज्ञान के स्रोत हैं। यहाँ पर आज के समय में जब लोग एक दूसरे को फ़ोन 10 मिनट 2 मिनट के फ़ोन करने में 10 बार सोचते हैं, अगर आप पूरा दिन निकाल के यहाँ आए हैं तो मैं आपको नमन करता हूँ, आपको अभिवादन करता हूँ। बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात रखूँगा। मैंने बहुत कुछ सोच रखा था, अब समय बहुत कम है। देखिए, जब मैंने आपसे कहा जय भीम, जय भीम के बारे में हमें बात करने की, सबको सब कुछ पता है। जब मैं बोलता हूँ जय मूल निवासी, तो इस शब्द के मायने समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमको जाना पड़ेगा इतिहास में बहुत पीछे। आज से 65,000 साल पहले मानव का उद्विकास हुआ। अफ्रीका में निएंडरथल से सेपियंस बना और वो सेपियंस
अफ्रीका से होते हुए, मध्य एशिया से होते हुए हिंदुस्तान और बाकी पूरे महाद्वीपों में फैले। तो हम वो मूल निवासी हैं जो इस धरती पर 65,000 सालों से रह रहे हैं। मात्र 3,000-4,000 साल पहले मध्य यूरोप से एक रेस हिंदुस्तान में आई जिसको हम आर्यन रेस कहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट उसको प्रोटो यूरोपियन रेस बोलते हैं। वो अपने साथ एक भाषा लाए जिसको हम प्रोटो यूरोपियन भाषा कहते हैं, जिसकी डिसेंडेंट संस्कृत, हिंदी और दूसरी भाषाएं हैं। हम मूल निवासी जिनका रंग काला है, स्वस्थ है, सुदृढ़ हैं, हम इन आर्यनों के द्वारा उत्तर से दक्षिण दिशा में खदेड़ दिए गए। जब आर्यनों ने देखा कि मूल निवासी बहुत ही संपन्न हैं, स्वस्थ हैं, श्रेष्ठ हैं और यहाँ की प्रकृति बहुत ही ज़्यादा फल फूली है, तब उन्होंने एक धूर्तता अपनाई और कहा ब्राह्मण मुखस्य जायते, कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं एक काल्पनिक देवता के मुंह से उत्पन्न हुआ हूँ और आप उसके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आपको आपके मन में एक निम्नता का, नीचता का बीज बो दिया गया जो आज भी हमारे मन में कहीं ना कहीं है। बस उसी अगर हम बीच से, उसी मानसिकता से हम निकल जाएं तो हमारे इस अधिवेशन का पूर्ण सफलता हो जाएगी। जब मैं बोलता हूँ जय जोहार, तो जय जोहार शब्द का मतलब सीखना बहुत जरूरी है। संपूर्ण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में अभिवादन का शब्द है जोहार। जोहार का मतलब है ना मैं आपकी पूजा करता हूं, ना किसी देवता की पूजा करता हूं, मैं इस प्रकृति की पूजा करता हूं। तो हमने अभिवादन के शब्दों को ठीक करना है। जय मूल निवासी, जय जोहार। जब मैं बोलता हूं जय भारत, तो जय भारत का मतलब है हम सब बाद में हैं, सबसे पहले भारत है। हम सब एक हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और मूल निवासी सब एक हैं, सब भाई हैं। हमारा विरोध किसी जाति या धर्म से नहीं, मूल निवासी का विरोध है मनुवादी मानसिकता से। ब्राह्मण जाति में एकता के सिद्धांत को मानने वाले करोड़ों लोग हैं और हमारे मूल निवासी में मनुवाद को मानने वाले उनसे ज़्यादा लोग हैं। तो हमारे विरोधी हैं जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं। बहुत कम शब्दों में बताता हूँ, इस देश में जब इस मनुवादी विचारधारा का राज रहा है, 18वीं सदी में पेशवा राज को हम याद करें, आपको अपने कमर में झाड़ू बांधना था और गले में हांडी लटकानी थी ताकि उन पर हमारी छाया ना पड़ पड़े, हमारी धूल जब पैरों से उड़े तो उन तक ना पहुँचे। हमारी बहनों को, माताओं को, मैं जो शब्द कह रहा हूँ आप उसको पैड पर लिख लें, घर जाके गूगल करें, एक भी अगर शब्द डेटा गलत निकल जाएगा तो आप जो कहेंगे मैं मान जाऊँगा। एक प्रथा है, उसको कहा जाता है मुलक्करम। मेरठ मालाबार क्षेत्र में था जहाँ स्त्रियों को अपना उत्तरार्ध ढकने का अधिकार नहीं था, उसको कर देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। तो वो मनुवादी विचारधारा से हम लड़े हैं। सन 1835 में अंग्रेजों, मैं धन्यवाद करता हूं उन अंग्रेजों का जिन्होंने गंगा दान की प्रथा को खत्म किया। जब मनुवादियों ने देखा कि भाई मूल निवासी तो ये बहुत ज़्यादा दिमाग वाले हैं, बहुत ज़्यादा इनका शारीरिक शक्ति है, बिना कुछ खाए पिए इतने सुदृढ़ हैं, सुडौल हैं, तो उन्होंने कहा कि इनका जो पहला बेटा है उसको हम गंगा में बहाने की प्रथा बनाते हैं। तो 1835 में अंग्रेजों द्वारा इस प्रथा का अंत किया गया। पहला बेटा हमेशा स्वस्थ, शारीरिक रूप से सुंदर, सुडौल होता है, उसको गंगा में बहा दिया जाता था। तो लेकिन मैं मानता हूं कि इस पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे प्रभावी, सबसे शक्तिशाली रेस है तो वो आप हैं, मूल निवासी हैं। आप क्यों हैं सबसे शक्तिशाली रेस? आप समझिए इस बात को। यही आर्यन जो हमारे यहाँ 4000 साल पहले आए, 400 साल के बाद समुद्र के रास्ते से अमेरिका गए, ऑस्ट्रेलिया गए, न्यूजीलैंड गए। अमेरिका में आज मूल निवासियों की जनसंख्या है 3.84%, न्यूजीलैंड में है 16% और ऑस्ट्रेलिया में है 3%। सिर्फ हम हैं जो 4000 साल से इन विदेशियों के, मनुवादियों के होते हुए भी 90% है। उन्होंने कितना हमारे को मारा, हमारी पूरी
हमें बीमारियां दी, उसके बाद भी हम बचे रहे। हम 90% हैं, हम बहुजन हैं, इस देश में हम राज करेंगे। मेरे दोस्तों, बहुत जल्दी मैं संविधान पे आता हूँ। हम दुनिया में कुछ ना पढ़ें, सिर्फ एक किताब पढ़ें जो हमारे को हमारी मुक्ति का रास्ता है, वो है भारत का संविधान। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 12 से लेके 20 तक पढ़ लें। मैं 2 आर्टिकल आपके सामने पढ़ता हूं। आर्टिकल 15 जो आपको बोलता है धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान पर कोई भेदभाव नहीं होगा। जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति बोलती है कि ये बहनों आप इसको जरूर पढ़ना। मनुस्मृति बोलती है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर नहीं बैठना है। सिर्फ संविधान का आर्टिकल 15 बोलता है महिलाएं और पुरुष बराबर है। आर्टिकल 16 समानता का अधिकार, 16 में जब संशोधन किया गया 4 गो, तो उसमें पदों में नियुक्ति का अधिकार। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता, अछूत, जो छुआछूत से मुक्ति का अधिकार। आर्टिकल 19 बहुत जरूरी है, इसको आप जरूर पढ़िए। 4 उपखंड हैं इसके, जिसमें आर्टिकल 19 को फ्रीडम ऑफ स्पीच, आज मैं यहाँ पर आपके सामने बोल रहा हूँ आर्टिकल 19 को फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से। आप कई लोग डरते हैं कि भाई मूल निवासी संघ है, बामसेफ है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आपने कैसे ये यूनियन बना लिया, आपके अगेंस्ट कार्रवाई होगी जी, आपकी हम नौकरी खा जाएंगे। आप नहीं खा सकते हैं। संविधान 19 गौ हमें कहता है आप यूनियन बनाओ, आप संघ बनाओ। हर फैक्ट्री में मजदूर कर्मचारी अपने संघ बनाए, संविधान आपको इसकी इजाजत देता है। काका कालेलकर जब आज़ादी में आए, आज़ादी के बाद काका कालेलकर कमीशन बनाया गया जिसने 70% रिजर्वेशन की बात दी। अभी सर ने हमको बताया मंडल कमीशन, मैं बोलता हूं मंडल कमीशन कभी लागू नहीं हुआ। अगर मंडल कमीशन लागू होता तो ओबीसी समाज को 52-55% आरक्षण मिलता। अगर मंडल कमीशन लागू होता तो प्राइवेट जॉब में आपको आरक्षण मिलता। अगर मंडल कमीशन आयोग होता तो रोस्टर सिस्टम सही से लगता। तुरंत आते हैं हम अपने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका पर। ये न्यायपालिका जो बनाई गई थी संविधान की रक्षा के लिए, एक वो जमाना था। मैं आज नमन करता हूं, मेरे पूज्य हैं जस्टिस जगमोहन सिन्हा। 12 जून 1975 जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने आदेश दिया, और इंदिरा गांधी, ये वो दौर है दोस्तों जब इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा था। इंदिरा गांधी को इनवैलिड किया कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। क्यों नहीं लड़ सकते हैं? आपने मेल प्रैक्टिस किया। मेल प्रैक्टिस क्या किया? इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिस सिर्फ इतना किया था, एक जिप्सी, एक गवर्नमेंट की जीप को इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव प्रसार में लगाया, और जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने उनको इलेक्शन लड़ने से रोक दिया। इसको जो शिक्षाविद हैं वो बोलते हैं गोल्डन एज ऑफ जस्टिस, गोल्डन एज ऑफ इंडियन जुडिशरी। लेकिन आज के माननीयों को सुनिए, आपको मजा आ जाएगा। एक सीजीआई साहब हैं, साहब इनका रिटायरमेंट था 17 नवंबर 2019 को। रिटायरमेंट के 8 दिन पहले साहब सबसे बड़ा एक डिसीजन देते हैं, और देश में मंदिर बनता है। आज़ाद भारत का लैंडमार्क डिसीजन, हालांकि उसका कोई राजनीतिक और सामाजिक वो हुआ नहीं। और रिटायरमेंट के 4 महीने बाद साहब को राज्यसभा सांसद बना दिया जाता है। क्या इस डिसीजन पर, निष्पक्षता पर आप यकीन कीजिएगा? आप नहीं कर सकते। आज़ादी के 42 साल तक हमारी सरकारें सोती रही। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स पे एट्रोसिटी को किसी को कोई उसकी चिंता नहीं थी। सन 1889 में जाकर के प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी अगेंस्ट SC/ST एक्ट बना। अब ये डेटा को ध्यान से सुनिएगा साहब, 2016 में 11,060 केसेस प्रिवेंशन ऑफ SC/ST एक्ट, एट्रोसिटी अगेंस्ट SC/ST एक्ट में केसेस किए गए, जिसमें मात्र 635 गलत पाए गए। 11,000 केसेस फाइल हुए, 635 गलत पाए गए, जो 8% है। और 8% केसेस में माननीय कहते हैं कि भाई SC/ST एक्ट का तो बहुत दुरुपयोग हो रहा है, और SC/ST एक्ट को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया। जो नॉन बेलेबल क्राइम से इंटरिम बेल का दे दिया गया, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया। और वही माननीय ये नहीं देखते हैं कि NCRB का डेटा है, नेशनल क्राइम ब्यूरो का डेटा है, 15.4 केसेस में केवल सजा हुई।
यानी कि बचे हुए 75% केसेस का कुछ नहीं हुआ। तो साहब अच्छा, और आगे आइए। तो मंडल जी की कृपा हुई और देश में ओबीसी समाज को उनका अधिकार, अधूरा लेकिन अधिकार मिला। उसके बाद अब हमने ये सोचा कि भाई कैसे हम जो अधिकार दे दिया गया इसको ख़त्म करें। बहुत ही संक्षेप में आपको क्रोनोलॉजी बताता हूँ। 1992 में इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में प्रमोशन में रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया गया। गवर्नमेंट ने 1995 में 77वां संशोधन किया। उसके बाद उसको रिजर्वेशन का अधिकार दिया गया। इसको समान अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना गया। 16(4) को किया गया। अगले ही साल तुरंत माननीय जाग जाते हैं, वैसे सोए रहते हैं हमेशा, लेकिन इसमें तुरंत जाग गए। और अगले ही साल अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में उन्होंने सीनियरिटी को ख़त्म कर दिया कि भैया अगर आप पहले भी सीनियर हो चुके हैं तो इधर पे जो जूनियर है उसी को सीनियर माना जाएगा। गवर्नमेंट ने फिर संशोधन किया, 85वां 81, 82, 85 संशोधन किए, लेकिन फिर भी 2006 नागराज वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया और फाइनली 2011 में माननीयों ने बना बनू करके रिजर्वेशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन फिर खत्म कर दिया। तो अच्छा, गवर्नमेंट के पास रिप्रेजेंटेशन का डेटा था, पता नहीं कहां का डेटा था, जो उनको कभी नहीं दिया गया, जिसके आधार पर उन्होंने प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म किया। ठीक है जी। और ये कहा गया कि राज्य सरकारों ने हमें रिप्रेजेंटेशन का डेटा नहीं दिया, इस वजह से हम इसको खत्म कर रहे हैं। फिर अचानक से उनके पास, माननीय के पास डेटा आ जाता है और 1 अगस्त को अभी 7 जजों की बेंच कहती है कि साहब ये SC ST होमोजीनियस ग्रुप नहीं है, कुछ लोग बहुत बढ़ गए हैं, कुछ लोग बहुत पीछे हैं, ना जाति जनगणना है, ना रिप्रेजेंटेशन का कोई हमारा डेटा है। फिर भी माननीय कह रहे हैं जी हमें पता है ये तो होमोजीनियस ग्रुप नहीं है, अब इनमें सब डिवीजन करो। अब यहां पर एक कहानी सुनिए, मनुवाद से ली हुई कहानी है। एक दुनिया के इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे अच्छे एक योद्धा हुए मनुवादी के अनुसार, जिनका नाम है अर्जुन। उनके गुरु थे द्रोणाचार्य। तो जब गुरु द्रोणाचार्य को पता चला कि एक धनुर्धर ऐसा है एकलव्य जो मेरे अर्जुन से बहुत आगे है, तो उन्होंने एकलव्य का अंगूठा काट लिया। आज के परिप्रेक्ष्य में अर्जुन है मनुवादी, द्रोणाचार्य हैं माननीय और एकलव्य हैं आप। ये अमेंडमेंट करके आपका अंगूठा काटा जा रहा है। आप जो हमारे समाज में मूल निवासी समाज में सक्षम हैं, उनका अंगूठा काटा जा रहा है। अंगूठा काट करके क्या करेंगे साहब? आजादी के बाद आपने कहा रिजर्वेशन को कैसे खत्म किया? नो एप्लीकेंट अपियर्ड, कोई आए नहीं, शिक्षा थी नहीं। 1960-70 तक माध्यमिक शिक्षा नहीं थी। उसके बाद कोई आया तो उससे कह दिया भाई ये एलिजिबल नहीं है, नो कैंडिडेट एलिजिबल। अब जब एलिजिबल कैंडिडेट भी आने लगे तो उन्होंने कहा जी अब सूटेबल एलिजिबल है, डिग्री है लेकिन सूटेबल नहीं है, NFS नन फाउंड सूटेबल। फिर इन्होंने और सोचा भाई अब भैया आप सूटेबल भी आने लगे, पढ़ लिखने लगे, अब एक काम करो सारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट में कर दो। कॉन्ट्रैक्ट में बिना रिजर्वेशन के भर्तियां की गई। फिर हम लोग जागे, हमने कहा भाई कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्वेशन क्यों नहीं होगा? तो साहब हम मनुवादी हैं, हम और आगे जाएंगे, हमने थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। आज की तारीख में गवर्नमेंट कहीं कॉन्ट्रैक्ट में जॉब नहीं दे रही है, गवर्नमेंट थर्ड पार्टी को बोलती है तुम इनकी भर्ती करो और फिर ये समूह गौ और घौ के कर्मचारी सरकारी संस्थानों में काम करेंगे। अब उन्होंने कहा जी अभी भी हमें चैन नहीं आया, मनुवादी इतनी जल्दी कहाँ मानेंगे? तो उन्होंने कहा बेच दो, सब प्राइवेट कर दो। अब बिक गया, अब तो हमें जी कुछ पता ही नहीं, हमने बेच दिया, हमने पैसे ले लिए, अब हमें कुछ पता नहीं, सारी बैकलॉग में डाल दो। सन 2004 में, जिनको हम प्यार से अटल जी कहते हैं, अटल जी की गवर्नमेंट के टाइम पर फिर न्यायपालिका के द्वारा योग्यता को वरीयता का कानून लाया गया, जिसमें समस्त उच्च श्रेणियों में रिजर्वेशन को खत्म किया गया। जो 44 ज्वाइंट सेक्रेटरी की अभी सीधी भर्ती आई है लेटरल एंट्री में, वो योग्यता को वरीयता बना करके उन्होंने साइड से डाल करके रिजर्वेशन को खत्म करने की वो साजिश दोबारा की। और कमी है, फिर अब क्रीमी लेयर लाओ सब में। और सबसे आखिरी में सबसे जरूरी, अगर कोई इन सब के बाद भी बाबा
साहब के आशीर्वाद से अगर सरकारी नौकरी में आ जाता है, रिप्रेजेंटेशन करता है, तो उसको इतना मेंटली हैरेस कर दो कि वो अपने समाज को रिप्रेजेंट कर ही ना पाए। जो लोग पीछे बैठे हुए हैं, जो सरकारी नौकरियों में नहीं हैं, वो लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि भैया मैं सरकारी नौकरी में नहीं हूं, मेरा बेटा नहीं जाएगा, मुझे इस वर्गीकरण से क्या फर्क पड़ेगा। साहब, ये रिजर्वेशन की नहीं, ये रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है। कल अगर हमारा मूल निवासी थाने में नहीं होगा, आपके साथ कुछ गलत होगा, आप थाने में जाओगे, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। कल अगर आपके मूल निवासी कोई डॉक्टर नहीं है, आप अस्पतालों में जाएंगे, आपको कोई नहीं देखेगा, आपको बेड नहीं मिलेगा। साहब, मैं देखता हूं बेड मिलने में तक लोग अपना मनुवादी एजेंडा लगा देते हैं, ऑपरेशन की डेट आगे पीछे हो जाती है। जो मूल निवासी हमारे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईआईटी एम्स में मूल निवासी बच्चों को जबरन फेल किया जाता है। 2015 या 16 का मामला है जिसमें रीचेकिंग हुई थी और सारे मूल निवासी बच्चों को गलत फेल पाया गया था। ये एम्स की बात है। मैं जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर से पढ़ा हूँ साहब, वहाँ पर मूल निवासी बच्चों का हॉस्टल अलग है, हमारी कैंटीन अलग है। मैं एम्स दिल्ली में मैंने एसआरशिप की है, वहाँ पर मूल निवासी बच्चों का विंग अलग है, कैंटीन अलग है। तो ये इस लेवल पे अब हम आते हैं, भाई संविधान को क्या खतरा है। 14 अप्रैल 2022, अब साहब आप तारीख पे ध्यान देना, बहुत बढ़िया। 14 अप्रैल अगले दिन, 14 अगस्त अगले दिन 15 अगस्त है। 15 अगस्त नेशनलिस्ट भावना हमारे अंदर आ जाएगी। तो 14 अगस्त को मनुवादी ने पीएम साहब के टॉप इकोनॉमिक एडवाइजर रहे विवेक देबबर्मन साहब का मिंट में आर्टिकल छपा था, अब हमारे देश को एक नए संविधान की जरूरत है। जिस संविधान के हम सम्मान, संरक्षण, संवर्धन में लगे हैं, देबबर्मन साहब कहते हैं 15 अगस्त के दिन नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी डाल करके कि साहब संविधान तो हमें नया संविधान चाहिए। अनंत कुमार हेगड़े साहब कहते हैं कि आप हमें 2/3 मेजोरिटी दो, हम संविधान बदल देंगे। ये मनुवादी संघों का अल्टीमेट एजेंडा है, संविधान बदलना, दोबारा से इस देश में मनुस्मृति लाना। प्रथम दर्जे के नागरिक मनुवादी बनेंगे, दोयम दर्जे के नागरिक हम मूल निवासी बनेंगे। ये है उनका, और वो बीज उन्होंने आपके दिमाग में ऑलरेडी बोया हुआ है साहब। दूसरे एक महान आदमी है, मैं उनका नाम लेने लायक नहीं है, फिर भी वो कहते हैं कि साहब हम इस देश से संविधान हटा देंगे, देश की सेना को खत्म कर देंगे और देश में सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर देंगे। एक महाराज हैं, यतीश्वर, नाम नहीं लेते, छोड़िए, माननीय तुरंत जग जाते हैं। जब संविधान को खत्म करने की बात होती है तो माननीय सोए रहते हैं, और जैसे सुप्रीम कोर्ट को खत्म करने की बात होती है माननीय तुरंत जग जाते हैं, और उनको अरेस्ट किया गया। तो ये है समस्याएं। अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब आपने तकलीफें बता दी, बीमारी तो हमें खुद पता है, इसका इलाज बताओ। ठीक है, तो बस आखिरी 2 मिनट में इलाज बताऊंगा आपको। साहब इलाज मैं नहीं बताऊंगा, इलाज इस दुनिया का, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा डॉक्टर पहले बता के जा चुका है। शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। मैंने डीके साहब से कहा था कि साहब इसमें कोई व्यक्तिगत बात ना करे, लेकिन मैं एक छोटी सी बात बोलूँगा। पिछले 2 महीने से मैं डीके साहब, प्रभारी साहब, मतलब रोज़ रात को 10 बजे पहुँच रहे हैं। शुरू में मेरे वाइफ मेरे से लड़ती थी, फिर बाद में उसने लड़ना भी छोड़ दिया कि अब क्या तुमसे कहें। ठीक है, तो शुरू में 1-2-4 दिन लड़े, फिर कहा छोड़ो अब नहीं समझने वाले। लेकिन साहब जब हम ये इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, इसमें पैसे की जरूरत है, बिना पैसे के नहीं है। ये आयोजन केवल 5 से 7 लाख रुपए में हो रहा है। तो जब हम लोगों के पास गए, रात शाम को लोगों के घरों में जाते थे, तो लोगों से पैसा मांगने में बड़ी हिचक होती थी। तो जिन लोगों को हमें पैसा देने में हिचक है लेकिन सामाजिक कार्यों में पैसा देना चाहते हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, शिक्षा में इन्वेस्ट करो। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसके रिजल्ट तुरंत नहीं मिलेंगे। ये सोना नहीं है, आज खरीदा कल दुगुना हो गया, नहीं। आज एजुकेशन में इन्वेस्ट कीजिए, रिजल्ट मिलेगा 25 साल के बाद। आपका बच्चा स्कूल जाता है, आप अपना खाना एक समय का कम कर दो, उसे प्राइवेट स्कूल भेजो।
आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाता है, खाना एक समय का कम कर दो, उसे ट्यूशन पढ़ाओ। आपके पास साहब बहुत पैसा है, अधिक पैसा है, धनाढ्य हैं, अपने सगे संबंधी, दूर वाले को मत करो, दूर वाले पे भरोसा नहीं, अपने सगे संबंधी के बच्चे के एजुकेशन को स्पॉन्सर कीजिए, लड़ जाइए। अब एक और नई प्रॉब्लम है, हम में से कोई पढ़ लिख लेता है, आगे बढ़ जाता है, तो जो नहीं पढ़ पाया हमारा भाई भतीजा पीछे है, वो कहने लगता है साहब अपने को बहुत बड़ा समझते हैं, अपने को तो डॉक्टर साहब समझते हैं, निदेशक साहब समझते हैं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। जो ऊपर आ चुका है वो कहता है कि साहब अरे इनका कुछ हो ही नहीं सकता, मैंने कितनी मेहनत की, मानते ही नहीं है, इनको रहना ही है गरीब। ये भावना अपने से हटा देनी साहब। हम सब भाई हैं, हम बराबर भाई हैं, आप किसी भी पद में हो, हम मूल निवासी हैं, हम एक हैं। तो शिक्षा में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपके घर में 4 कमरे हैं, एक कमरे को लाइब्रेरी बना दो, स्टडी रूम बना दो। अगर 3 कमरे हैं, 2 कमरे में रहो, एक को स्टडी रूम बना दो। अगर घर में 1 कमरा है, चाहे जमीन पे सोना पड़े, घर के कमरे का एक कोने को स्टडी कॉर्नर बना दो। एक जो बहुत बड़ी मुझको कमी लगती है, हमें लगता है भाई हमारा बच्चा हाई स्कूल इंटर में आ जाएगा, हम कोचिंग करा देंगे और बच्चा हमारा डॉक्टर, इंजीनियर, पीसीएस, आईएएस बन जाएगा। कभी नहीं होगा साहब। मैं कह रहा हूं, अगर बच्चे को कहीं पढ़ाना है तो माध्यमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, कक्षा 5 से 8 तक बच्चे के पीछे लग जाइए आप। और मैं खुद अपने बच्चे को नहीं कुछ कर पाता हूं, केवल उनकी माता करती है, तो ये जिम्मेदारी माताओं की। पुरुष को कितना भी कह दें, हमारे अंदर बच्चों को पढ़ाने का पेशेंस नहीं होता है, ये काम सिर्फ माताओं के बस का है। तो साहब आपको घर में रिश्तेदारी छोड़नी पड़े, टीवी छोड़ना पड़े, मोबाइल छोड़ना पड़े, बच्चों के पीछे लग जाइए। मेरा नाम डॉक्टर ललित मोहन बेरी है, मैं कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। कैंसर संस्थान के कमरा नंबर 6 में मैं बैठता हूँ। साथियों, मैं आज आपके सामने भीम प्रतिज्ञा करता हूँ, अगर आप में से किसी के भी बच्चे की पढ़ाई पैसे की वजह से रुक रही है तो मैं उसको स्पॉन्सर करूंगा। मैं आपके सामने भीम प्रतिज्ञा लेता हूं। अगर आप सक्षम नहीं हैं, आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है, आप किसी भी दिन कमरा नंबर 6 में आके मेरे से मिलिए, मैं आपको किताबें खरीद के दूंगा, ट्यूशन की फीस दूंगा, जो कोचिंग की फीस दूंगा। मैं आपको ये प्रॉमिस करके जा रहा हूं, ये भीम प्रतिज्ञा मैं ले रहा हूं आज ये 1000 लोगों के सामने। तो साहब मैं अपनी बात खत्म करूंगा यहां पर। संगठित हम हो चुके हैं, हमने और लोगों को जोड़ना है। मैं उम्मीद करूंगा जब हम अगली बार यहां पर अगले साल मिलें, ये सब कुर्सियां भरी हों। दोस्तों, संगठित होना बहुत जरूरी है। संघर्ष के लिए मैं आपको कुछ बस मूल सिद्धांत देख के जाता हूं। इसमें वो है मूल, वो का मतलब है मनुवादी, हम का मतलब है मूल निवासी। वो कहेंगे धार्मिक स्थल चलो, मंदिर मस्जिद, हम कहेंगे हम स्कूल जाएंगे। वो कहेंगे धार्मिक स्थल चलो, हम कहेंगे हम स्कूल जाएंगे। वो कहेंगे धर्म ग्रंथ पढ़ो, हम कहेंगे हम ज्ञान, विज्ञान, संविधान पढ़ेंगे। वो कहेंगे संस्कृत पढ़ो, हम कहेंगे हम अंग्रेजी पढ़ेंगे। वो कहेंगे चंदन घिसो, आजकल नया वो है, पूरा साले को यहां यहां। वो कहेंगे चंदन घिसो, हम कहेंगे हम कलम घिसेंगे। वो कहेंगे सर पे बोझा लेकर के हरिद्वार, प्रयागराज हजारों किलोमीटर जाओ, हम कहेंगे हम कंधे पे किताबें लेके देश विदेश की यूनिवर्सिटी जाएंगे। सर वो कहेंगे अंगूठी पहनो, ताबीज पहनो, हम कहेंगे हम मेहनत करेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे। वो कहेंगे घंटी बजाओ। कुछ टाइम बाद मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं, 5 साल के अंदर मनुवादी जो मूल संगठन है वो आपको पुजारी बनाने की वहां से एक पहल करेगा। वो कहेंगे घंटी बजाओ, हम कहेंगे हम देश चलाएंगे। वो देखिए साहब, मनुवादी, बस मैं खत्म कर रहा हूं साहब, आखिरी 1 मिनट। मनुवादी समय समय पर देखता है
कि आप में धर्म की अफीम का कितना नशा है। तो कहेंगे भाई आज रक्षाबंधन है लेकिन राखी हम 1 बजे के बाद, वो ये टेस्ट करता है, ये ना बूस्टर डोज देता है बीच बीच में आपको, ठीक है। तो आपने उन मनुवादियों के एजेंडे को खत्म करना है। मनुवादी आपको जानवर का मलमूत्र खिला देगा, और साहब आप मानो ना मानो हम खाते हैं। मैंने 20 साल चिकित्सा विज्ञान पढ़ा है, मैं आपको गारंटी के साथ दे सकता हूं किसी जानवर के मलमूत्र से आपका कभी भला नहीं होगा। लेकिन मनुवादी आपको मलमूत्र वो भी जानवर का खिला देगा। तो साहब जब वो कहें कि जानवर का मलमूत्र पियो, आप कहना हम दूध पिएंगे, अंडे खाएंगे, मांस खाएंगे। आपका बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, पढ़ता है, अच्छे नंबर नहीं लाता है, खेलता है, थक जाता है, क्यों? क्योंकि आपने उसे दूध नहीं पिलाया, अंडे नहीं खिलाए, मांस नहीं खिलाया। आपको बता दिया अरे मांस ये तो प्रकृति के खिलाफ है, ये तो मनुवाद के खिलाफ है। तो साहब आखिरी में मैं एक बात कहूंगा आपसे। साहब अभी नाराज हो रहे थे कि भैया हमारे लोग ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। मैं कह रहा हूँ भाई मनुवादी भी हैं तो उनको रहने दो, मनुवादी रहने दो। हम धीरे धीरे हम उनको मूल निवासी बना के तैयार करेंगे। हम सब के अंदर, मेरे अंदर भी मनुवाद है, धीरे धीरे मर रहा है, अचानक नहीं मरेगा। आप दरवाजे से अंदर आए और आलू डालो सोना बनाओ, मनुवादी डालो मूल निवासी बनाओ, ऐसा नहीं होगा। चेंज धीरे धीरे आएगा साहब। चेंज आएगा कैसे? आखिरी में आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, 8 साल से लेके 80 साल के आदमी आज ही अपने घर में किताबें खोल लो। 80 साल के आदमी को भी किताब पढ़ने की जरूरत है। शुरू करें साहब प्रेमचंद से। अगर आप सीधे बाबा साहब की प्रॉब्लम ऑफ रूपी पकड़ लेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, फेंक देंगे, दोबारा नहीं पकड़ेंगे। तो शुरू करें प्रेमचंद से। प्रेमचंद्र की कहानी पढ़ें, ठाकुर का कुआं, जिसमें जोखी को गंदा पानी पीना पड़ता है, ठाकुर उसके कुएं से। फिर बाबा साहब की शूद्रों की खोज पढ़ें, और आखिरी में कुछ पढ़ें या ना पढ़ें, भारत का संविधान एक बार जरूर पढ़ें साहब। भारत का, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। भारत के संविधान से भी अगर मुझे लगता है कोई किताब जरूरी है तो वो ये है। जो आज चंदन घिस रहे हैं, माला जप रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, एक बार इसको पढ़ ले, मनुस्मृति। मनुवाद की नजरों में आपकी वास्तविक स्थिति आपको पता चल जाएगी। साहब इतना पढ़ें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जितने भी लोग मुझे सुने, आपने इतना थकने के बाद भी मेरे को सुना, मैं आपके पैर छू करके आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। साहब स्वयं में परिवर्तन करें, परिवार में परिवर्तन करें, समाज में परिवर्तन करें। आपको बहुत बहुत नमन। संविधान के ज्ञाता और जिनको संविधान के विभिन्न अनुच्छेद और संविधान की विभिन्न धाराओं का व्यापक ज्ञान है, अध्यक्ष अंबेडकर मिशन एंड फाउंडेशन, जो जन सामान्य की समस्याओं को प्रशासन तक लगातार पहुंचाने का कार्य करते रहते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी माननीय GR टमटा जी को, आएँ और अपने उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करें। माननीय GR टमटा जी। देर से आए दुरुस्त आए। ये नैनीताल जिले का जो क्लस्टर अधिवेशन है, इसमें हमारे नैनीताल जनपद के बुद्धिजीवी उत्तरदायी लोग जो हजारों की संख्या में हैं, हजारों की संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका मैं जय भीम, जय भारत, जय संविधान से अभिवादन करता हूं। मंच पर हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय शंभू कुमार सिंह, नेशनल दशक के जर्नलिस्ट हैं, और हमारे बीच में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर इंगोले साहब। ये कार्यक्रम बहुत गरिमामय कार्यक्रम है, क्योंकि इसमें बुद्धिजीवी लोगों का आगमन हुआ है। बुद्धिजीवी जो समाज के प्रति उत्तरदायी हैं, और बामसेब के तमाम हमारे कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, हमारी माताएं, बहनें,
आधी आबादी है, आधी आबादी कहना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो कार्यक्रम हुआ, मैं शुरू से यहाँ पर था, सबको सुना मैंने, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, वैसे खींचना तो मुझे बहुत था लेकिन खींचने नहीं दिया गया। मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि इस देश में जो लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र जो है दो भागों में विभाजित है। एक मनुवाद के दायरे में है और दूसरा अम्बेडकरवाद के दायरे में है। सभी लोग नहीं समझेंगे इसको, हमारे पत्रकार महोदय जरूर समझेंगे। देश दो भागों में विभाजित है, दो विचारधाराओं में विभाजित है। एक मनुवादी विचारधारा पर चल रहा है देश और दूसरा अम्बेडकरवादी विचारधारा पर चल रहा है। शासन सत्ता में जो लोग हैं अभी तक, वो मनुवादी लोग चले आ रहे हैं और उसका काउंटर रिवॉल्यूशन जो है अम्बेडकरवाद कर रहा है, काउंटर रिवॉल्यूशन कर रहा है अम्बेडकरवाद। और अम्बेडकरवादी लोग कितने होने चाहिए? देश की जनसंख्या के अनुसार लोगों ने कहा कि 90%। मैं मान्यवर हमारे बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी का 85% बनाम 15% वाला नारा आपके सामने उल्लिखित करता हूं। 15% इस देश के अंदर मनुवादी लोग हैं जिनके लिए इतनी मतलब सभा आयोजित की गई, उनके विचारों का प्रतिकार करने के लिए, उनका काउंटर रिवॉल्यूशन करने के लिए इतने लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और 85% लोग जो है इस देश के अंदर SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी, जिसका रिप्रेजेंटेशन बामसेप करता है। बामसेप का मतलब द ऑल इंडिया बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन है इसका नाम। बैकवर्ड के अंदर SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी आता है। ये लोग जो हैं बामसेप का निर्माण करते हैं। बामसेप एक विश्वविद्यालय है, क्या है? तो इतने लोगों ने आप लोगों को पढ़ाया, इतने लोगों ने आप लोगों को सिखाया, आप लोगों को सीखना है। तरह तरह के अलग अलग टीचर होते हैं ना स्कूल में भी, कोई कृषि का होता है, कोई विज्ञान का होता है, कोई अंग्रेजी का होता है, कोई हिंदी का होता है। तो अलग अलग लोग थे, अलग अलग लोगों ने सिखाया। और उसमें हमारे पत्रकार महोदय, मैं तो इस देश के लोकतंत्र की व्यवस्था में कौन कौन लोग आते हैं? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और मीडिया। इस देश को अगर आगे ले जाने में श्रेय है इन्हीं का है, पीछे ले जाने में श्रेय है तो इन्हीं का है। आगे ले जाने में भी श्रेय है तो इन्हीं का, और पीछे ले जाने में भी श्रेय है तो इन्हीं का। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई इस देश के अंदर जो शासन सत्ता विगत 75 साल से चली आ रही है, वो किसके हाथ में है? मनुवादियों के हाथ में। किसके हाथ में है? 15% लोगों के पास है वो शासन सत्ता जो हम पर शासन कर रहे हैं। और उसको वोट कौन देता है? 15% से सरकार नहीं बनती है। 15% से सरकार नहीं बनती है। भारत सरकार कितने वोटों से बनती है? 30, 35, 40% वोटों से बनती है। तो 15% उनकी आबादी है। तो सरकार कौन बनाता है? उनको 20-25% वोट कौन देता है? हम लोग देते हैं ना, तभी तो बनती है ना उनकी सरकार। आप समझ लीजिए 15% वो लोग हैं और उनकी सरकार बनती है 40, 45, 20 मतलब 35, 40 इस तरह से बनती है। तो वोट किसने दिया? हमारे लोगों ने दिया। इसीलिए मान्यवर कांशीराम जी ने कहा था, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसने बोला था? ये मान्यवर कांशीराम जी ने बोला था। और बाबा साहब का वो पूरा लिटरेचर उन्होंने पढ़ा था, इसलिए बोला था ना। बाबा साहब का लिटरेचर पढ़ेंगे, 42 वॉल्यूम है। आप उनके लिटरेचर को पढ़ने का प्रयास करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मान्यवर ने कहा, लेकिन मान्यवर के ऊपर इन लोगों ने क्या कहा? वोट तुम्हारा राज हमारा यही चलेगा, यही चलेगा।
चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? वोट तुम्हारा, राज हमारा, यही चलेगा, यही चलेगा, उसका नारा ये दिया है। तो इसके लिए क्या करना होगा? इस देश के अंदर अगर हमारी आबादी 85% है तो हमको बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है। किसका अधिकार दिया है? वोट का अधिकार दिया है। वो वोट का अधिकार मनुवादियों के ब्रह्मास्त्र से भी बड़ा अधिकार है भाइयों। मनुवादियों का जो ब्रह्मास्त्र है ना, उससे भी बड़ा अधिकार है। आप किसी को कुर्सी में बिठा सकते हैं तो उसको नीचे जमीन में उतार भी सकते हैं। ये संकल्प लेने की जरूरत है, ये संकल्प लेने की जरूरत है भाई। क्या कहते हैं, अगर बाबा साहब ने ज्ञान का दिया जलाया इस देश के अंदर, उससे हम प्रकाशित हुए और उन्होंने पेड़ लगाए, तो उन पेड़ों को पानी देने का, खाद देने का काम किसने करना चाहिए? हम लोगों को करना चाहिए। शिक्षित जिम्मेदार लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को। आपके वोट की कीमत बहुत बड़ी कीमत है। आपके वोट से आप ही शासित हो रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। जब चुनाव आते हैं 5 साल में, तो चुनाव आते हैं तो आपको अपना वोट, कीमती वोट बर्बाद नहीं होने देना है किसी भी क्षेत्र में। मैं कहता हूं कि सबसे नीची लोकतंत्र की सबसे छोटी संस्था कौन है? ग्राम सभा। वहां भी वार्ड मेंबर होते हैं। वहां से लेकर के लोकसभा तक जो है 10 लाख लोगों को राजनीतिक आरक्षण मिला हुआ है। कितने लोगों को? 10 लाख लोगों को राजनीतिक आरक्षण। नौकरियों का छोड़ो, शिक्षा का छोड़िए, प्रमोशन में आरक्षण छोड़िए, राजनीतिक आरक्षण बोल रहा हूं, जिसमें वार्ड मेंबर, ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और उसके बाद विधानसभा, उसके बाद लोकसभा। कितने लोगों को मिला है? 10 लाख लोगों को क्या मिला है? राजनीतिक आरक्षण। क्या आपकी बात करते हैं वो कभी? अपनी जगहों पर आपकी बात करते हैं वो कभी? दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दियर सोसाइटी, दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो उन पार्टियों के चमचे और पिछलग्गू बन करके रहते हैं। उन्होंने पार्टी के आकाओं के अधीन काम करना पड़ता है, उनकी कोई स्वतंत्र आवाज नहीं होती। इस देश की पार्लियामेंट में 131 सांसद हैं और अभी जो है क्रीमी लेयर ऑफ उप वर्गीकरण का जो है सरकार के इशारे पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? जजमेंट दिया है। सरकार के इशारे पर मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस देश के अंदर अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, जो सरकार के मतलब विधिवेत्ता होते हैं, उनके इशारे पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये काम किया है। तो ये जो है क्रीमी लेयर और उप वर्गीकरण हमको बांटने का काम कर रहे हैं। बांटो और राज करो, ये अंग्रेजी से बोलते थे कि इन्होंने बांटो और राज करो की नीति हम पर अपनाई, लेकिन तुम्हारे यहां तो सदियों से बांटो और राज करो की नीति जो है इस देश के अंदर स्थापित है। तो साथियों, कि इस बात को समझना, ये कार्यक्रम हमेशा नहीं होते। इसका मैसेज आप जितने लोग यहां पर आए हैं, इसका मैसेज जो है लोगों तक पहुंचाना है। लोगों तक अगर आप पहुंचाएंगे तो देश में परिवर्तन आएगा, देश की व्यवस्था में बदलाव आएगा। तो ये समय तो खैर बहुत कीमती होता है, समय तो बहुत कीमती होता है, और समय को, क्योंकि 24 घंटे को ना तो हम आगे बढ़ा सकते हैं, एक मिनट भी नहीं बढ़ा सकते, 1 सेकंड भी नहीं बढ़ा सकते और घटा भी नहीं सकते हैं। उसी में से हमको टाइम निकालना पड़ता है। तो मैं ये चाहता हूं, क्योंकि मैं बामसेब का भाई नेशनल प्रेसिडेंट भी रहा हूं, बामसेब का 2005 से 2007 तक नेशनल प्रेसिडेंट भी रहा हूं, और बामसेब को अगर मतलब हम लोग लाए हैं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में, तो हम ही लोग लाए हैं। बामसेब को स्टेब्लिश जो है हम लोगों ने किया है। ऐसा नहीं है कि हमने जितना संघर्ष किया है उससे, अभी देखिए अभी क्या है, निर्वाचक ही शासक होता है। आप वोटर हैं तो आप अपने चुने हुए प्रतिनिधि से सवाल पूछ सकते हैं और उससे कह सकते हैं कि हमारे लिए आपने इन 5 वर्षों में क्या किया। लेकिन आपको याचक नहीं बनना है, निर्वाचक ही शासक है, याचक नहीं बनना है। अपनी यूनिटी को दिखा करके अपने अधिकारों को लेना सीखो। ये जो है, ये जो अंबेडकर भवन यहाँ पर ये है,
जब मैं 2017 में रिटायर होकर के आया था, हम लोगों ने जो है इसकी बुनियाद रखी। मान्यवर क्या कहते हैं यशपाल आर्या जी से कह करके इसको अंबेडकर भवन के रूप में यहाँ तब्दील किया। ये पार्क जो है ये तब्दील हुआ और नीचे क्या बोलते हैं आपके राजपुरा में जो है शिल्पकार सेवा संस्थान। 3 चीज़ें। अरे भाई, हमारा स्पेशल कंपोनेंट प्लान होता है, उस प्लान का उपयोग जब हम कहेंगे नहीं तो वो नहीं देंगे। तो अगर हमने दबाव बनाया उन पर तो भाई हमारे लिए जो बजट गवर्नमेंट के पास होता है उसको रिलीज करना पड़ता है। इसी समय मैंने प्रधानमंत्री को जो है 3-4 बार क्या कहते हैं स्पेशल कंपोनेंट में यहाँ पर छात्रावास खोलने की बात की। छात्रावास अभी 4 स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से 2 पिथौरागढ़ में नारायण नगर और बेरीनाग, और 1 छात्रावास सोमेश्वर में और 1 छात्रावास पाइन्स नैनीताल में। 4 छात्रावास। हमारे गरीब बच्चों को पढ़ने का अधिकार मिलेगा और बाबा साहब का जो शिक्षित बनो वाला नारा है वो सफल होगा। और ये प्रोविजन है गवर्नमेंट के अकाउंट में, प्रोविजन है। अगर हम कहेंगे नहीं, बताएंगे नहीं तो कैसे मिलेगा। अभी हल्द्वानी के लिए हम चाह रहे हैं कि 2 हॉस्टल यहाँ पर भी बने और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट बने। स्पेशल कंपोनेंट में ये प्रोविजन है। यूपीएससी के एग्जाम और स्टेट का मतलब जो एग्जाम होता है टॉप लेवल का, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का, तो उसके लिए भी यहाँ कोचिंग सेंटर होना चाहिए, क्योंकि 6 जुल्म का केंद्र है। इसलिए इन आवाज़ों को दबाना नहीं है, इन आवाज़ों को और ज़्यादा बलवान बनाना है। तो ये नहीं है कि हम राजनीति करते रहें और काम कुछ नहीं, बोलते रहें, गाल बजाते रहें, धरातल में कोई काम नहीं है। बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए भी बोला है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है तो उसके अंदर संस्थाओं का निर्माण करो, ये भी बोला है। लेकिन हमारे लोग संसाधन होने के बाद भी संस्थाओं का निर्माण करने में कभी आगे नहीं आए। संस्थाओं का निर्माण करने की जरूरत है, उसमें रोजगार भी मिलेगा हमारे लोगों को और हमारे लोगों को सहारा मिलेगा उससे। तो जो लोग आगे बढ़ चुके हैं, हम बाबा साहब के आंदोलन के ऋणी हैं, उनके कर्जदार हैं। अभी जब तक हम जीवित हैं उनका कर्ज नहीं उतार पाएंगे, जब तक हम जीवित हैं हम उनका कर्ज नहीं उतार पाएंगे। उन्होंने अपने 4 बच्चे खोए, बीवी खोई और सारा जीवन जो है समाज के लिए लगा दिया। और उन्होंने क्या किया, इस अखंड भारत का निर्माण किया। एक तो सम्राट अशोक के समय अखंड भारत था और उसके बाद जब ये देश आजाद हुआ तो उसके बाद 565 रियासतों का जो है विलीनीकरण करके भारत को अखंड भारत का रूप दिया। हम वो लोग हैं, हम वो लोग हैं, हम वैज्ञानिक हैं, हम दूसरे को पालने वाले लोग हैं। हम क्या करते हैं, हम हल जोत करके जो है लोगों को हमने खाना खिलाया है, हमने मकान बनाए, उनके भगवानों के मंदिर बनाए हैं, हमने हल जोता है और उनका हर काम किया है। और हम क्या लगते हैं रिश्ते में, उनके बाप लगते हैं, क्योंकि हम खिलाते हैं ना, तो रिश्ते में हम उनके बाप लगते हैं। परिवार के अंदर बाप ही तो ये काम करता है। तो साथियों, कहने के लिए बहुत कुछ है, यहाँ पर्ची आ गई, मुझे समय पर बोलने तो दिया नहीं, है ना। और तमाम मास्टरों ने पढ़ाया, अब मैं हेडमास्टर था तो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ। आपने मुझे झेला, सुना नहीं, मुझे झेला। जन सामान्य को जागरूक कर रहे और जिनका जीवन लगभग 35 वर्षों का समाज सेवा को समर्पित है, मैं आमंत्रित करता हूं मूल निवासी संघ के राज्य महासचिव दीपक चनियाल जी को। कृपया आएं और अपने प्रबोधन से हम सबको कृतार्थ करें। माननीय दीपक चनियाल जी। तथागत बुद्ध, राष्ट्र निर्माता बाबा साहब, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और इस देश में शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले को नमन करते हुए आज के सभा की अध्यक्षता कर रहे माननीय इंगोले जी, मुख्य अतिथि माननीय कुमार साहब, विशिष्ट अतिथि माननीय शिव प्रसाद जी, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष
माननीय सचिन जी और मंच में आसीन सभी प्रबुद्धजन तथा सभागार में उपस्थित सभी बुद्धिजीवी साथियों, हमारा सत्र लंबे समय से चल रहा है। आप सब महसूस कर रहे हैं इस देश में जो सामयिक स्थितियां हैं उसके बारे में आप सब जान रहे हैं। साथियों, हमारा सब्जेक्ट है भारतीय संविधान को लागू करने की बोली तय करेगी आगामी शासन की धुरी, प्रचार करो, विस्तार करो, प्रस्थापित करो। साथियों, इस संविधान को बनने से पहले इस देश में जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था अमानवीय और मानव विरोधी थी, हम सब जानते हैं। उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए बाबा साहब ने अपनी 32 डिग्रियां और अपना पूरा जीवन, अपने 4-4 बच्चों को, अपनी पत्नी को, आप सबके लिए न्योछावर किया। साथियों, इन सब के बाद बाबा साहब ने एक राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए एक भारतीय संविधान दिया। उस संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित संविधान हम आपको दिया है। उस संविधान को, जैसा कि मैंने बोला, संविधान बनने से पहले जो इस देश की अमानवीय व्यवस्था थी, पुनः उस व्यवस्था लागू करने के लिए देश में आतंकी लोग, मैं तो आतंकी ही कहूँगा क्योंकि मनवाद दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवाद है। साथियों, अगर हमें इस मनवादी आतंक से बचना है तो हमें संविधानवाद को इस देश के हर नागरिक तक पहुंचाना होगा। और संविधान की व्याख्या, संविधान की प्रस्तावना आप लोगों ने पढ़ी और उसका अध्ययन किया और शपथ ली कि संविधान में जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय जो समाहित किया गया है, उस संविधान को आप सबको राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना है। साथियों, हमारा BS4 अभियान वर्ष 2018 से चल रहा है। वर्ष 2018 से आज तक हम लगातार BS4 डोर टू डोर मिशन 24 का जागरण करते आ रहे हैं। मिशन 24 के तहत हमने BS4 अभियान चलाया। BS4 अभियान की वजह से आपने देखा कांग्रेस तथा अन्य तमाम पार्टियों ने संविधान को इस देश का टूल मानकर अपने सिर में उठाकर देश के हर कोने कोने में जाकर संविधान की लोगों को अवधारणा के अनुसार से आज हम देख रहे हैं इस देश में विपक्ष मजबूत हुआ है, ये संविधान की देन है। साथियों, अगर आप लोग इस संविधान का पग पग पे पूरे देश के हर नागरिक को, जैसे कि हम कह रहे हैं कि 90% हमारा है, 90% जनसंख्या हमारी है, हम 90% के सापेक्ष अगर हम 40% लोगों को भी संविधान की अच्छाइयों को बताने में समर्थ होते हैं और संविधान के बारे में बता पाते हैं तो निश्चित है अगला जो भी इलेक्शन 2029 में होगा वो निश्चित हमारे पक्ष में होगा और हमें 2029 तक इस संविधान को घर घर पहुंचा देना है और इस संविधान की जो मूल भावना है उसको घर घर पहुंचा देना है। साथियों, बातें बहुत करनी थी, साथियों को शायद भूख लगी है, अन्य भी वक्तागण बोलने वाले हैं। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं और आप लोग से पुनः गुजारिश करूंगा, जिस संविधान को बनाने के बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन लगाया, उस संविधान को आपको हर एक व्यक्ति को घर घर तक पहुंचाना, घर घर में उसके पाठक तैयार करने। मैं अपनी बात यहीं विराम करता हूं। जय भीम, जय संगठन, जय संविधान। इस सभागार से बाहर जो चहलकदमी कर रहे हैं, कृपया बहुत कम समय में हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। हमारे बहुत ही ओजस्वी वक्ता संजय इंगोले जी हमारे बीच में हैं, आपको उनको सुनना है। महिला मातृशक्ति को उनको सुनना है। मेरा आग्रह रहेगा जितने भी सम्मानित सदस्य बाहर घूम रहे हैं कृपया सभागार में उपस्थित हुए। बामसेब के राज्य अध्यक्ष, जिनको बामसेब की जन भावनाओं तो जन जन तक पहुंचाने का कार्य CEC ने दिया है, जिनके सफल नेतृत्व में पूरे उत्तराखंड में 10 जिलों में ये क्लस्टर अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है, ऐसी शख्सियत मैं आमंत्रित करता हूं
बामसेप के उत्तराखंड राज्य के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर सचिन कुमार जी को आप आए अपने प्रबोधन से हमारे श्रोताओं का को आज के इस कार्यक्रम को जिन लोगों ने सफल किया, पदाधिकारियों को और सभी जिन्होंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी जी जान से मेहनत की, मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं और आपको बधाई भी देता हूं और आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम ये आयोजित किया और इतना अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने बढ़िया मैनेज किया। साथियों, मैं अपनी ओर से इस राज्य का अध्यक्ष होने के नाते मैं आज की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय संगठन सचिव। चूँकि बामसेप एक यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय का अभी जिक्र आया था और एक बहुत ही अनुशासित संगठन है, तो मैं आपसे अपने इस राज्य की ओर से सर आपसे माफ़ी चाहूँगा कि आपका वक्तव्य आपकी अध्यक्षता होनी थी और मुझे ऐसा लगता है, मुझे ज्ञानी जैल सिंह की याद आ गई। तो उन्होंने जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने सोचा यार मेरे को भाषण तो करना ही पड़ेगा, तो उन्होंने वो गोभी के खेत में गए। तो आज मैं माफ़ी चाहूँगा कि आज मेरे सामने कुर्सी खाली पड़ी है और मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं अपनी ओर से पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। भविष्य में मैं कभी भी इस बात का ध्यान रखूँगा कि जो हमारा संगठन का प्रोटोकॉल है, जो अनुशासन है और जो भी हमारी मर्यादाएं हैं, हम उनमें रहकर ही बात करें। और ये कोई हमारा कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है कि हम आज ही एक ही दिन में जो है हम क्रांति कर देंगे और एक ही दिन में हम जो है सब कुछ पा लेंगे। तो साथियों, मैं आज हमारे उत्तराखंड में 2 क्लस्टर अधिवेशन हो चुके हैं, 3 आज अभी चल रहे हैं और मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है 3 जिलों में आज हम क्लस्टर अधिवेशन कर रहे हैं। और मैं इन खाली कुर्सियों को भी बताना चाहता हूं कि भाई हम 3 जिलों में कर रहे हैं और आगे हमें अभी 2 में हम कर चुके हैं, 5 अभी हमें करने हैं, 1 सितंबर को हम करेंगे। तो मैं अपने सम्मानित जितने भी इधर वक्तागण आए हमारे महापुरुषों को नमन करते हुए, अपने जितने भी सम्मानित हमारे अतिथिगण, हमारे सम्मानित वक्तागण जो भी आए हैं यहाँ पर, चूँकि मेरा काम है भाई, मेरा अध्यक्ष है तो मुझे कंक्लूड करना है चीज़ों को, थोड़ा बहुत जो भी मैं जानता हूँ। तो मैं आपसे वादा करता हूँ सर, और मैं आपसे आश्वासन भी चाहता हूँ, जितने भी हमारे सम्मानित अतिथिगण वक्तागण जो भी आए हैं और जिनको लगता है कि भाई हम कम बोल पाए हैं, तो मैं इस उत्तराखंड में 1 करोड़ आबादी में से कम भी हमारे 50 लाख लोग इधर हमारे लोग हैं और उन 50 लोगों को हमें प्रबोधित करना है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अगर आप एक दिन में 30 दिन भी बोलना चाहेंगे तो मैं 30 दिन आपके लिए कार्यक्रम लगवाऊंगा, कैडर कैंप आपके लिए लगवाऊंगा। जो भी साथी, उन सभी में क्षमा चाहता हूं, जो कम बोल पाए, जिनको कम टाइम मिला, वो अगर इच्छा रखते हैं तो उनको मैं आश्वासन देता हूं एज ए राज्य अध्यक्ष होने के नाते, अगर आप पूरे राज्य में घूमोगे तो आप अगर पूरे राज्य में 30 दिन भी अगर आप बोलना चाहते हो और 1 घंटा नहीं, अगर आप 8 घंटे भी बोलना चाहते हो तो 8 घंटे के लिए आपका कार्यक्रम लगाया जाएगा। आप सभी साथियों को हम ये आश्वासन देते हैं आप लोगों की तरफ से कि आप 8 घंटे बोलिए। हमें बोलने की, हमें तो चाहिए ही ऐसे लोग, क्योंकि हमें 50 लाख लोगों को जोड़ना है उस उत्तराखंड में। अगर मैं इस नैनीताल की बात करूं तो 9,54,792 आबादी है इस नैनीताल जिले की, और अगर हम 85% की बात करते हैं तो 7 लाख लोग, 7.5 लाख लोगों को हमें जोड़ना है, और 16,793 गांव है इस उत्तराखंड में, जिसमें से नैनीताल जिले में 1,141 गांव हैं। तो मतलब हमें तो इतने आदमी चाहिए बोलने के लिए, तो हमारे पास कहाँ कमी है समय की। हाँ, ये मैं माफ़ी ज़रूर चाहता हूँ, क्योंकि कार्यक्रम है, सुबह से आप लोगों को भूख भी लगी हुई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिमागी भूख तो हमें पीड़ा देती ही देती है, और हमारी जो ये पेट वाली भूख है तो ये भी, इसका भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर पेट की भूख अगर हमको नहीं शांत होगी तो दिमागी भूख से हमको नहीं कुछ भी, हम चाहे कितना भी हम दे दें और चाहे हम कितना भी ज्ञान दे दें तो वो हमारे पल्ले कुछ भी पड़ने वाला नहीं है। और बस मैं इन्हीं बातों के साथ, वैसे मैं भी बहुत डाटा पाटा लाया था बहुत दिनों से, मतलब आर्टिकल सारे सर वो चीज़ें हैं, लेकिन चूँकि संगठन की अपनी मर्यादाएं हैं, और मैं ये बस यही चाहूँगा, पंतनगर यूनिवर्सिटी में अगर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ और अगर आपको किसी का भी बच्चा
अभी एडमिशन हुए हैं वहाँ पर, किसी को भी अगर काउंसलिंग चाहिए गांव में, आप मोबाइल पर ऑनलाइन के माध्यम से आप हमारे से काउंसलिंग, उसको बच्चे को विदेश में पढ़ना है, उसको जो है बाहर पढ़ना है या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है, और अगर हमको कसम खानी है तो हमको एक कसम जरूर खानी चाहिए कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा आचरण, अगर हमारा विचार बदलेगा तो हमारा आचरण बदलेगा। तो आचरण मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप इधर मंच पे तो बोलते हो बड़ी बड़ी बातें, मैं ये कर दूंगा, अरे भाई कसम खानी है तो लोकतंत्र की खाओ, कसम ये खाओ कि भाई मैं इस बार राज्य अध्यक्ष हूँ, अगली बार मैं राज्य कार्यकारिणी या जिला कार्यकारिणी या एक साधारण मेंबर बन के भी इतनी एनर्जी से काम करूंगा। आप ऐसा तो करोगे नहीं, आप अध्यक्ष बन गए तो आप जीवन भर अध्यक्ष रहोगे और फिर कहोगे कि लोकतंत्र, भारत का लोकतंत्र ये है, बाबा साहब ये बता के गए, बाबा साहब ये बता के गए। इससे कुछ नहीं होने वाला। साथियों, मैं तो 20 साल से काम कर रहा हूँ। मेरे साथी बैठे चनियाल साहब, जब मैं इस संगठन में जुड़ा, जितने ने जुड़ा, मीटिंग करी, वो सारे के सारे भाग गए, कोई भी मुझे एक भी देखने को नहीं मिला उधर। और आज मैं दावे से कह सकता हूँ, अगर इस कुमाऊँ में या उत्तराखंड में 6 जिले सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मेरी थोड़ी बहुत ही जो भूमिका, जो भी मैं कर पाया, और वो मैं किसके लिए कर पाया, अपने महापुरुषों का जो मैंने ऋण अदा किया। मैं किसी के लिए नहीं काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो मिशन हमको बाबा साहब या जो हमारे महापुरुष हैं उन्होंने हमको सिखाया कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है। वैसे बहुत सारी बातें थी। अभी हम चंपावत में गए, चंपावत से हमने आगाज़ किया अपने इस क्लस्टर अधिवेशन का, और मुझे बड़ी खुशी हुई। आज इस पहाड़ के जो हमारे अंबेडकर कहलाते हैं, मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी, आज उनको भी बड़ी खुशी हो रही हो, मतलब उनको भी, उनके अनुयायियों को भी बड़ी खुशी होती है कि आज हमारे पहाड़ पर इतने लोग, इतनी हमारी माताएं बहनें और इतने लोग हमारे जो है काम करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा एक बार जितने भी आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो जितने भी यहाँ के आयोजक थे, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जिन्होंने रात दिन एक मेहनत कर दी, तो आप खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाएं। भाई मुख्य अतिथि के लिए तो सबने बजाई हैं, और वो आए और अपना चले गए, ठीक, कोई बात नहीं, हम उनका भी स्वागत करते, लेकिन एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां, क्योंकि उन्होंने रात दिन मेहनत करी। जो ओजस्वी भाषण बहुत देता हूं मैं, मतलब अभी मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं ना, मैं भी टाइम ले रहा हूं आपका, लेकिन मैं चाहूंगा एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियां उन लोगों के लिए जो रात दिन लगे हुए इस कार्यक्रम को करने के लिए, जो रात दिन अपना एक कर दिया। हाँ जी, जिन्होंने एक भी दिन ये नहीं सोच रहे हैं कि भाई हमारी पत्नी क्या कहेगी, हमारे बच्चे क्या कहेंगे, हमारे जो है बुजुर्ग क्या कहेंगे, तो ये ऐसा। और एक बस मैं लास्ट मंत्र कंक्लूड कर रहा हूँ। जो ब्राह्मणवाद करता है, मतलब जो मनुवाद या जो मनुवादी करते हैं, अगर वो हमारे अपने लोगों के लिए करते हैं ना, तो बस आप उसका उल्टा करो। बस एक कंक्लूड कर रहा हूँ मैं, ये सॉल्यूशन है। अगर वो कहते हैं वो हमारे किसी आदमी का प्रचार ज़्यादा कर रहे हैं, टीवी पर ज़्यादा दिखा रहे हैं, आप उसको मत मानो, बिल्कुल भी मत मानो। अगर वो मीडिया में दिखा रहे हैं उसको और उसको टीवी पर उसका डिबेट कर रहे हैं, तो उसको बिल्कुल भी मत मानो। अगर आपको रियल में काम जो वो कहते हैं उसका उल्टा करो, बस उसका उल्टा करो आप, और आप देखोगे एकदम सारा सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। दूसरा, मैं जैसे आपने देखा होगा, जब भी कोई भी काम होता है तो कहते हैं भगवान की मर्जी, यही कहते हैं ना, कोई भी काम सफल होता है भगवान की मर्जी। बस आज से आप ये गांठ बांध लो, ये कहना शुरू कर दो कि भाई बाम सेब की मर्जी, जो भी आपका काम सफल हुआ बाम सेब की मर्जी, बाम सेब की वजह से हुआ। या जीपीसी संगठन में आप काम करते हो, वे संगठन की वजह से हुआ। भाई ये मेरा काम जो भी सफल हुआ, मैंने घर बनाया तो संगठन की वजह से बनाया, या मैंने बाम सेब की वजह से बनाया, मेरा बच्चा IAS बना तो बाम सेब की वजह से बना, तो सारा सोल्यूशन हो जाएगा। और बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप, चूँकि आप अभी जानते नहीं, हमारी जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं वो पूरे अपने विद्यार्थी जीवन से इस आंदोलन के सिपाही हैं। विद्यार्थी जीवन से मतलब BSc करने के बाद वो इसी BSc के साथ साथ इसी कारवा को पहले फुल टाइमर किया, फिर बीच में जो है अडोक पर है, JNU में प्रोफेसर रहे, फिर आज परमानेंट जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रोफेसर हैं आप। और आपका जीवन, मतलब पूरा जीवन आपने लगा दिया। और आप जितने भी यहाँ बैठे हैं, आप इस बात के साक्षी होंगे कि वास्तव में आपको कुछ लेकर आप जाएंगे। और मैं पुनः आपसे हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ, थोड़ी पेट की भूख आप थोड़ी सी और शांत कर लीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा आपको इतनी दिमागी भूख दी जाएगी जो निचोड़ है, तो आप शायद उससे आप खुश होकर जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद और आपका बहुत बहुत आभार।